Hello, dear students and all respected viewers. Myself Pritam sir, and now we will see the first tense, that is present indefinite tense, सामान्य वर्तमान काल. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस देखा, जिसमें कि सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने समझ लिया है. अब इस टेंस में हम पर्टिकुलर हर एक टेंस में अब उसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, मेन वर्ब का फॉर्म पढ़ेंगे और सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो पढ़ेंगे. तो यह जो टेंस है वो इंग्लिश स्पीकिंग पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो व्यूअर्स इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और इसका प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिए. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, मैंने ऊपर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट. और यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखिए थोड़ा सा हाईलाइट किया है, क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंपोजिट वो तो हर एक टेंस में सेम ही मिलने वाला है, बट जो चेंज होगा वो सिर्फ यही है, आपको हर एक टेंस का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा ये याद रखना है. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, और इन प्रेजेंट टेंस में डिफरेंट जो टाइप्स हैं, 4 टाइप्स. उसमें पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आइडेंटिटी देखेंगे, पहचान देखेंगे, देन हर एक सेंटेंसेस में उसके क्या स्ट्रक्चर होंगे और किस तरीके से वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, कैसे मेन वर्ब का फॉर्म यूज़ होगा, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे. तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं. पहचान मतलब कि यदि कोई भी हिंदी में हमें वाक्य मिलता है तो हम कैसे समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सामान्य वर्तमान काल है. तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आता है तो वो हमारा होता है सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और अगर मैं इंग्लिश सेंटेंसेस की बात करूं कि यदि आपके सामने इंग्लिश सेंटेंस रखे गए हों तो उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे. तो यदि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे या फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस दिखे या फिर डू और डस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म किसके साथ होगा, पी एस यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट. एस एस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट. तो यहाँ पे डू प्लूरल सब्जेक्ट और डज सिंगुलर सब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप लोगों को पता ही है. आई, यू, दे, वी, दीज, राम एंड श्याम, ये सब हमारे पी एस यानी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं. अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँ तो ही, शी, इट, राम या फिर सीता या टी एच आई एस, दिस, ये सब जो भी होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस वाइज. तो सबसे पहले हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है और उस असर्टिव सेंटेंस में हम पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती. इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह सीधा मेन वर्ब दिया होता है और मेन वर्ब के ही फॉर्म्स में जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे तो कुछ नहीं है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर कंपोजिट. अब ये फर्स्ट फॉर्म का पी एस यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला एग्जाम्पल है राम क्रिएट्स अ हिस्ट्री. जो राम है उसने इतिहास रचा. तो राम करता है, डूअर, तो ये सब्जेक्ट, और क्रिएट्स ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस है और ये हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है. तो इस तरीके से हमने देखा कि हिंदी भी दिया है राम ने इतिहास रचा, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा कि राम क्रिएट्स अ हिस्ट्री. देन हम देखेंगे सेकंड जो एग्जांपल है कि वी स्टे एट होम. यहाँ पे क्या लिखा है, वी स्टे एट होम. तो वी क्या है हमारा सब्जेक्ट और नीचे मैंने देखिए लिखा है पी एस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, स्टे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और एट होम कंपोजिट है. तो हम घर में रहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय कोविड की वजह से हर किसी को घर में ही रहना पड़ रहा है. तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वी स्टे एट होम, हम घर पे ही रह रहे हैं, घर पे रहते हैं. देन दे
प्ले हाइड एंड सीक विथ चिल्ड्रेन। घर पे रहते रहते बोर हो गए तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलते हैं। तो उसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलोगे, दे प्ले हाइड एंड सीक विथ चिल्ड्रेन। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेते, जैसे कि आप बोलते कि राजेश, तो राजेश प्लेज हो जाता, राजेश प्लेज हाइड एंड सीक विथ चिल्ड्रेन, क्योंकि वो क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे दे प्लूरल है इसलिए सिर्फ प्ले लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके के इसके एग्जांपल्स हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे डू और डज और उसके बाद नॉट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंपोजिट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि सेम आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंपोजिट सेम मिलेगा, बट जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में होंगे। तो वही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं और एग्जाम्पल्स में किस तरीके से चेंजेस हुए हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो शी सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया, उसके बाद क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे तो वह क्रिकेट नहीं खेलती। सीधी सी बात है, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट का मतलब वह क्रिकेट नहीं खेलती। आप शी की जगह किसी को भी ले सकते हैं, है कि नहीं। वे लोग भी अगर नहीं खेलते तो आप क्या बोलोगे, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्यों, क्योंकि दे प्लूरल हो जाएगा, तो वहां पे अगर आप दे यूज करेंगे तो वहां पे डू हो जाएगा। देन आगे हम देखते हैं, डू यू डू नॉट राइट अ नोट्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे व्यूवर्स भी होंगे और स्टूडेंट भी होंगे जो वीडियो तो देख रहे होंगे लेकिन नोट्स नहीं कर रहे, नोट डाउन नहीं कर रहे होंगे। तो आपके लिए ये सेंटेंस है कि यू डू नॉट राइट अ नोट्स। हाँ, जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो उनके लिए हो जाएगा कि यू राइट अ नोट। देखिए, नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट करके रखिए, क्योंकि ये मत सोचिए कि यूट्यूब पे तो अवेलेबल ही है, क्योंकि अगर लाइट ना हो, नेट ना हो तो आप कैसे करोगे। तो आप इसको हार्ड कॉपी में मस्त अच्छे से लिख लीजिए ताकि ये चीज़ें हमेशा आपके पास बनी रहे। तो तुम लेख या नोट्स नहीं लिखते, इसका अंग्रेजी हो जाएगा यू डू नॉट राइट अ नोट्स। देन जो थर्ड एग्जाम्पल है, राजेश एंड जिमी डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। अभी यहाँ पे राजेश एंड जिमी ये दो जन हो गए, तो ये सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल, पीएस। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, और नॉट तो अपनी जगह पे ही है। फाइट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फाइट करना मतलब लड़ना। विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राजेश और जिम्मी आपस में नहीं लड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ राजेश और जिम्मी हो, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, आवर नेबर्स डू नॉट फाइट विथ ईच अदर, मतलब मेरे जो पड़ोसी हैं ना वो लोग आपस में नहीं लड़ते, हम भी नहीं लड़ते, इस तरीके से आप कह सकते हो। देन अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं। और वर्बल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसका तो आंसर सिर्फ यस या नो में देना होता है, बहुत ही इजी होता है, बट स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पेपर तो बहुत टफ आया था, पेपर तो ऐसा था वैसा था। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप हर एक चीज को प्रॉपरली पढ़ के गए हो तो आपके लिए पेपर क्या होगा, हमेशा इजी ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, डू डज स्टार्टिंग में ही होगा, जैसा कि हर बार हमने देखा है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है वर्बल क्वेश्चन में। देन सब्जेक्ट होगा, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ऑब्जेक्ट एंड देन कंपोजिट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, डू और डज। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा सही नहीं बना है, बट यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना ही देना है। देन अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि डज राम क्रिएट हिस्ट्री। क्या राम वो इतिहास रचा, क्या राम ने इतिहास रचा। तो यदि राम ने इतिहास रचा तो इसका आंसर क्या होगा, यस, अगर नहीं तो नो। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए पहला हेल्पिंग वर्ब लग गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर, इसलिए क्या हेल्पिंग वर्ब लगी है, डज। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए यस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से यस हट चुका है, और जो हिस्ट्री है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड वन की मैं बात करूं तो डज सी प्ले क्रिकेट, है ना, डज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज लगा है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट क्या है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो क्या वह क्रिकेट खेलती है, अगर वह क्रिकेट खेलती है तो क्या हो जाएगा कि यस, हाँ वो क्रिकेट खेलती है। अगर क्रिकेट नहीं खेलती है तो क्या हो जाएगा कि सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। देन अब हम देखते हैं कि डू वी स्टे एट होम, क्या हम घर पर रहते हैं।
सीधी सी बात भाई, इस समय तो हर कोई घर पे ही है, लेकिन एक समय आएगा कि हम भी बाहर निकलेंगे, तब हम इसका आंसर क्या कहेंगे, नो, कि हम घर पे नहीं रहते, बाहर भी रहते हैं। तो डू वी स्टे एट होम, डू हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एट होम हमारा क्या है, कंपोजिट। तो इस तरीके से हमने इसे भी देख लिया। अब सेकंड, डू यू राइट अ नोट, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों का आंसर ये यस हो, कि हाँ हम नोट्स लिख रहे हैं या लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या आप नोट्स लिखते हैं? तो उसको अगर मुझे पूछना तो डू यू राइट अ नोट्स, इस तरीके से। पहला हेल्पिंग वर्ब दिया है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, राइट, राइट मतलब होता है लिखना। अब इसके बाद हम आते हैं WH टाइप क्वेश्चंस पे। तो WH टाइप क्वेश्चंस हमने देखे हैं, WH टाइप वर्ड्स भी हमने देखे हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, WH टाइप वर्ड पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, देख सकते हैं आप डू और डज यहाँ पे दिया है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंपोजिट। डियर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हर बार ये वाला फॉर्मेट या फिर ये स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा, उसमें चेंजेस होंगे। कि जिस तरीके से क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH टाइप वर्ड होते हैं, तो उस आधार पे यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो आप हमेशा हट मत करके रखिएगा, नहीं सर ने ऊपर तो ये बताया था, नीचे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि हम प्रॉपरली उसे लिखें, तो थोड़े बहुत चेंजेस उसमें आपको देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि WH टाइप में किस तरीके से है। तो सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है, उसमें दिया है WH टाइप वर्ड हु डज नॉट लाइक मिल्क, कि कौन दूध पसंद नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही जब बताया था इंट्रोडक्शन में, तो अगर हु से कोई भी आंसर हमें मिलता है, अगर हु क्वेश्चन पुट करने के बाद अगर जो आंसर हमें मिलता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो कौन दूध पसंद नहीं करता, हो सकता है कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, है कि नहीं, उसका नाम अगर नहीं पूछना है आपको घर वालों से, तो आप पूछोगे कि हु डज नॉट लाइक मिल्क, इस तरीके से। देन सेकंड क्वेश्चन है वाई डज शी गो देयर, होता है ना कभी कभी, अरे वो वहां चला गया, तो हम पूछेंगे शी की जगह पे हम ही भी रख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर का नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे WH टाइप वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डज, डज इसलिए है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और देयर हम इसे यहाँ पे कंपोजिट जैसे ले सकते हैं। तो वाई डज शी गो देयर, इसका मतलब क्यों वो वहां गई। देन इसके बाद जो क्वेश्चन है विच बुक डू यू वॉन्ट, विच मतलब कौन सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, तो कौन सी बुक आपको चाहिए, ये प्रश्न पूछना है, तो आप क्या बोलेंगे, विच बुक डू यू वांट। जरूरी नहीं सिर्फ बुक के लिए ही, किसी थिंग्स के लिए भी आप कह सकते हैं कि विच थिंग्स डू यू वांट। जैसे कि अगर आप शॉपकीपर हो, सामने वाले से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो। देन यहाँ पे देखिए हाउ मेनी पेंसिल डू यू वांट, तुम्हें कितनी सारी पेंसिल चाहिए, सीधी सी बात है, अभी शॉपकीपर का कन्वर्सेशन, अगर सामने वाले ने कहा कि मुझे पेंसिल चाहिए, तो आप पूछोगे कि हाउ मेनी पेंसिल डू दे वांट, उनको कितनी पेंसिल चाहिए। अब यहाँ पे जो हाउ मेनी है वो संख्यात्मक होगी, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग प्रॉपरली इसको नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको देखिए एक्सरसाइज दी हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसे प्रॉपरली समझ लिया है ना, तो ये एक्सरसाइज आप प्रॉपरली कर पाओगे। यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। देन मैंने वर्ब दिए हैं, 1 2 3 4 वर्ब दिए हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ कंपोजिट है तो वो दे दिए। अब आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट को यूज कर करके इन वर्ब के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ और कंपोजिट के साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई कंपोजिट नहीं दिया, मतलब इनके साथ कोई कंपोजिट नहीं है। अब देखिए जैसे आई है, तो आई रीड द स्टोरी, वी रीड द स्टोरी, यू रीड द स्टोरी, दे रीड द स्टोरी, शी आ गया तो यहाँ पर रीड्स हो जाएगा, तो सी रीड्स द स्टोरी, ही रीड्स द स्टोरी, टॉनी रीड्स द स्टोरी। इस तरीके से आप बनाएंगे सेंटेंसेस। तो कितने सेंटेंसेस बनेंगे, देखिए रीड के लिए 7, 1 2 3 4 5 6 7 बनेंगे। सेम राइट के लिए भी बनेंगे 7, फिर सो के लिए भी 7 और क्लाइंब के लिए भी 7 सेंटेंस। यानी कि आपके पास, अगर आप प्रॉपरली इस एक्सरसाइज को करोगे, तो आपके पास 7 × 4 28 सेंटेंसेस होंगे। और अगर आप ये बना लेते हो और इनकी स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी स्पीकिंग बेहतर हो ही जाएगी। और
एक ही दिन में मत सोचिए कि मुझे 1 महीने में सीखना है या फिर आज ही मुझे पूरी इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। थोड़ा धैर्य रखिए, प्रॉपरली नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। देन अब हम देखते हैं, इस तरीके से मैंने कुछ जो सॉल्यूशंस हैं उसको अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में लिखा भी है, ताकि आप इस तरीके से ही बनाएं। तो जो 28 थे वो आपके 56 हो जाएंगे, क्योंकि आप उसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। इंट्रोगेटिव में वर्बल क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो वहाँ पे। तो देखिए इसका सोल्यूशन जो मैंने दिया उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए प्रॉपरली, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आई रीड द स्टोरी का हिंदी क्या हो जाएगा, मैं कहानी पढ़ता हूँ। यदि कोई लेडी हो या फिर फीमेल हो तो मैं कहानी पढ़ती हूँ, इस तरीके से। वी रीड द स्टोरी, हम कहानी पढ़ते हैं। यू रीड द स्टोरी, तुम कहानी पढ़ते हो। दे रीड द स्टोरी, वे कहानी पढ़ते हैं। शी रीड्स द स्टोरी, वह कहानी पढ़ती है। ही रीड्स द स्टोरी, वह कहानी पढ़ता है। टॉनी रीड्स द स्टोरी, तो टोनी कहानी पढ़ता है। देन अगर इसी को मुझे क्वेश्चन पूछना है, यानी कि वर्बल, जिसका कि आंसर हमें यस या नो टाइप में मिलेगा, तो उसके लिए मैं इसको कैसे पूछ सकता हूँ, डू आई रीड द स्टोरी, क्या मैं कहानी पढ़ता हूँ। अगर आपके सामने मैं हूँ बैठा, मैं ऐसा पूछ सकता हूँ ना, क्या मैं कहानी पढ़ता हूँ, तो डू आई रीड द स्टोरी। डू वी रीड द स्टोरी, क्या हम कहानी पढ़ते हैं। डू यू रीड द स्टोरी, क्या तुम कहानी पढ़ते हो। डू दे रीड द स्टोरी, क्या वे कहानी पढ़ते हैं। डज शी रीड द स्टोरी, क्या वह कहानी पढ़ती है। तो डज शी रीड हो गया, ऊपर देखिए रीड्स था लेकिन यहाँ पे डज लग गया है, इसलिए वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा रीड। देन डज ही रीड द स्टोरी, सेम यहाँ पे भी डज टॉनी रीड द स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे, आप अगर एक वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट भी ले लेते हो ना, तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हो। आप बनाइए और बनाने के बाद उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करिए, कि जितना आप बोल कर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विथ एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये जो एक्सरसाइज है, ये अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग जो आप करना चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। आप ये सोचो कि कोई कह रहा है कि हाँ मैं 10 दिन में सिखा दूंगा, मैं 30 दिन में सिखा दूंगा, मैं 1 हफ्ते में सिखा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं ऐसा वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको भी इसी तरीके से बड़ी बड़ी बातें फेंक करके आपको सिखा दूंगा, नहीं। आपको मैं बेहतर तरीके से, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको बेहतर तरीके से मैं सब जो इंग्लिश है उसको समझना सिखा दूं, और उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस होगी। पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और इसी के साथ साथ जब आप लिखते हैं तो आप बोलने की भी प्रैक्टिस करिए, तो आपकी जो स्पीकिंग है और बहुत बेहतर हो जाएगी। और आगे इसी तरीके से आने वाले वीडियोस में मैं और एक्सरसाइजेस दूंगा, कुछ और भी टास्क दूंगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और इम्प्रूव होगी। So be connected with us, subscribe our channel and like the video and share this video to your friends who wants to speak English. We will be soon here with a new topic. Till goodbye and take care.